इस चैप्टर में हम क्या पढ़ने वाले हैं? हम पढ़ने वाले हैं मेमोरी के बारे में, मेमोरी के सिस्टम्स क्या होते हैं, कैसे दिमाग चीजों को प्रोसेस करता है, लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, उसकी क्लासिफिकेशंस क्या होते हैं, याददाश्त में हम भूलते कैसे हैं, क्यों भूलते हैं चीजों को, और कैसे अपनी मेमोरी को इंप्रूव या इनहेंस किया जा सकता है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम। सबसे पहले समझते हैं मेमोरी होती क्या है। मेमोरी का मतलब है रिटेनिंग एंड रिकॉलिंग इंफॉर्मेशन ओवर टाइम। जो इंफॉर्मेशन हमें एनवायरनमेंट से मिल रही है उसे रिटेन करना मतलब याद में रखना, और रिकॉल करना मतलब जब जरूरत पड़े तब मैं उसे वापस से रिकॉल कर सकता हूं, याद वापस कर सकता हूं। जब भी कोई इंफॉर्मेशन हमें मिलती है, इंफॉर्मेशन कहां से मिलती है? हमारे 5 सेंसेस ही कंज्यूम करते हैं। तो हमारी जो दुनिया है वो हम इन 5 सेंसेस से एक्सपीरियंस करते हैं। कौन कौन से 5 सेंसेस हैं? आईज, ईयर्स, नोज, टंग, टच। इन 5 से हम दुनिया को, चीजों को एक्सपीरियंस करते हैं। ये जाता है हमारे दिमाग में, इनकोड होता है इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में। इलेक्ट्रिकल इंपल्सेस के फॉर्म में कन्वर्ट होने के बाद ये दिमाग के एक हिस्से में जाता है जहां पर स्टोर होता है, स्टोरेज हाउस है, और उसके बाद वहीं रहता है, पड़ा रहता है, कई सालों तक पड़ा रहता है, और फिर जब हमें जरूरत पड़ती है तब हम रिट्रीव कर पाते हैं। राइट? तो आज अगर आप कुछ पढ़ रहे हैं तो उसको पढ़ते समय आप अपनी सेंसेस का यूज कर रहे हैं। सेंसेस का यूज करके आप सुनकर, फॉर एग्जांपल इस क्लास को ये देखकर आप विजुअलाइज समझ पा रहे हैं, इनकोड कर रहे हैं इस इंफॉर्मेशन को। फिर आप इसे अपने दिमाग में स्टोर करेंगे। स्टोर करने के बाद आपको जब जरूरत होगी एग्जाम के समय में, तब आप उस इंफॉर्मेशन को वापस से बाहर निकाल पाएंगे, जिसको हम रिट्रीवल बोलते हैं। अगर आपको प्रैक्टिस करनी है तो आप हमारा व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें हर रोज मैं कुछ सबमिटिव क्वेश्चंस डालता हूं जिसकी आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेमोरी सिस्टम्स के अंदर में 1968 में एटकिंसन ऑन श्रिफिन ने हमें यह समझाया कि मेमोरी के सिस्टम्स क्या होते हैं। अब ये बहुत जबरदस्त कॉन्सेप्ट है। मेमोरी सिस्टम्स को कंप्यूटर सिस्टम के साथ समझने की कोशिश करते हैं। कंप्यूटर्स के अंदर में कुछ चीजें होती हैं, जैसे सबसे पहले आप कोई भी डेटा आप कंप्यूटर में डालते हैं, आप टाइप करके डाल सकते हैं, आप पेन ड्राइव के थ्रू कॉपी पेस्ट कर सकते हैं, आप मोबाइल के थ्रू ट्रांसफर कर सकते हैं। तो वो कहाँ जाता है? आपके हार्ड डिस्क में जाता है। हार्ड डिस्क जहाँ पर सारा इंफॉर्मेशन स्टोर रहता है, बट जब आपको जरूरत पड़ती है तो आप वहाँ से रिट्रीव करते हैं। राइट? कई बार ऐसा होता है कि आप यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन, यहाँ से कुछ इन्फॉर्मेशन किसी एक एप्लीकेशन में डालते हैं और वो रैंडम एक्सेस मेमोरी में पड़ा होता है। जब आप उसको प्रोसेस करते हैं तो वो सारी इंफॉर्मेशन को कनेक्ट करके एक वीडियो बना देता है, फॉर एग्जाम्पल। तो मेमोरी जो है वो कंप्यूटर सिस्टम के हिसाब से या उसकी जैसी चलती है, ऐसा मानना था एटकिंसन एंड श्रिफिन का। और इसको समझाने के लिए इन्होंने एक स्टेज मॉडल दिया। स्टेज मॉडल में क्या बोला इन्होंने? सबसे पहले इंफॉर्मेशन हम ऑब्वियसली एनवायरनमेंट से कनेक्ट करते हैं, कंज्यूम करते हैं इंफॉर्मेशन को। ये इंफॉर्मेशन जाती है हमारी सेंसरी मेमोरी में। तो हमारी हर सेंसेस की अपनी एक छोटी सी मेमोरी होती है, जिसकी कैपेसिटी तो बहुत लार्ज होती है। हम बहुत सारी चीजें एक साथ देख सकते हैं, बहुत सारी चीजें एक साथ सुन सकते हैं, बट जो इसका ड्यूरेशन है, कितनी देर तक हमारे पास रहता है, ये लेस देन अ सेकेंड रहता है। और दो टाइप के जनरली ये रहते हैं। कैसे रहते हैं? आइकॉनिक मतलब विजुअल, जो हम देख कर रख पाते हैं सेंसेस में ज्यादातर, और ऑडिटरी, सुनकर चीजों को ज्यादा देर तक हमारी सेंसेस संभाल पाते हैं। जब सेंसरी मेमोरी तक बात पहुंच जाती है तो हम इसको सेलेक्टिव अटेंशन देना जरूरी है कि हमारे सामने बहुत सारी चीजें दिख रही हैं, बट मेरा ध्यान अभी सिर्फ कैमरे की तरफ है, यहाँ पर बहुत सारी चीजें हैं। तो ये क्या कर रहे हैं? हम सेलेक्टिव अटेंशन दे रहे हैं, जो हमने पिछले चैप्टर में समझा था कि सेलेक्टिव अटेंशन क्या होता है। जब हम इस सेंसरी मेमोरी को सेलेक्टिव अटेंशन देंगे तब ये जाएगी हमारी शॉर्ट टर्म मेमोरी में। शॉर्ट टर्म मेमोरी छोटी मेमोरी होती है, इसकी कैपेसिटी स्मॉल होती है, लेस देन 30 सेकेंड्स तक ही रहता है ये हमारे शॉर्ट टर्म मेमोरी में। इनकोडिंग जो है जनरली एकॉस्टिक होती है, शब्दों के साथ जो है दिमाग में चीजें सेव होती हैं शब्दों के साथ। बहुत फ्रेजाइल होता है, सेंसरी मेमोरी से ज्यादा फ्रेजाइल होता है। ठीक है? तो सेंसरी मेमोरी फिर भी थोड़ी सी रह जाती है, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो बहुत जल्दी टूट फूट जाती है। एंड देन इसको क्या करना पड़ता है? मेंटेनेंस रिहर्सल, मतलब बार बार रिपीट करना पड़ता है। तो अगर आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी तक कोई बात पहुंची है तो आप उसको रिपीट करेंगे तो वो रहेगा लंबा। अगर उसका हम रिपीट नहीं करेंगे, रिहर्स नहीं करेंगे, तो वो वहीं से गायब हो जाएगी। इसके कुछ तरीके हो सकते हैं, जैसे चंकिंग के थ्रू हम इसको यूज कर सकते हैं, अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी को इनहैंस कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। चंकिंग क्या होता है आगे समझेंगे। वर्किंग मेमोरी, जिसको आप कंप्यूटर की भाषा में रैंडम एक्सेस मेमोरी बोलते हैं, तो 1986 में बेडली ने
अच्छा, जितना ये पिंक में लिखा हुआ है ये सारा याद रखने के लिए रखा हुआ है और इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं जो आपको याद रखने पड़ेंगे। तो ये क्या है? वर्किंग मेमोरी है। वर्किंग मेमोरी मतलब जिसमें मल्टीपल इंफॉर्मेशन एक साथ लाकर आप, आज से हो सकता है 10 साल पहले कोई घटना घटी थी, आज आपने कोई नई इंफॉर्मेशन कंज्यूम करी, उन दोनों को आपने क्लब किया और एक नया इंफॉर्मेशन निकालकर आपने प्रोसेस करके नई चीज बनाई। तो ये जो है वर्किंग मेमोरी होती है। ये वर्किंग मेमोरी अलग अलग तरीके से दिमाग में सेव रहती है, विजुअल स्पेशल के थ्रू, साउंड्स के थ्रू जो कि 2 सेकंड से भी कम रहता है, और उसके बाद सेंट्रल एग्जीक्यूटिव होता है जिसमें हम अटेंशन देते हैं, कंट्रोल करते हैं उस इंफॉर्मेशन को कि क्या जाना चाहिए अंदर, क्या बाहर आना चाहिए, और फिर उसके अकॉर्डिंगली प्लानिंग होती है। तो ये सारा जो है ये शॉर्ट टर्म मेमोरी के अंदर काम हो रहा होता है। और ये कितनी देर में होता है? लेस देन 30 सेकेंड्स में होता है। और इसके बाद हमें क्या करना पड़ता है? इसे लंबा याद रखने के लिए एलेबोरेटिव रिहर्सल्स करने पड़ते हैं। इसीलिए आपने नोट किया होगा कि जो चीजें आप याद रखना चाहते हैं वो याद रहती नहीं है, और जो हम भूलना चाहते हैं वो भूल ही नहीं जाती, जबकि इसका उल्टा होना चाहिए। क्यों होता है ऐसा? क्योंकि जब हम जो चीज भूलना चाहते हैं उसकी हम एलेबोरेटिव रिहर्सल्स करते हैं, यार ये मुझे याद, मैं इसको भूलना चाहता हूँ, मेरे को काश ये मेरे साथ नहीं हुआ होता, तो हम बार बार उसकी एलेबोरेटिव रिहर्सल्स करते हैं, दिमाग में प्लान बनाते हैं कि ये ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा, ऐसा करूंगा तो मैं भूल जाऊंगा, राइट। तो हम बार बार जब उसको एलेबोरेटिव रिहर्सल्स करेंगे तो हम कैसे भूलेंगे? नहीं भूलेंगे। बट जो चीजें हमें याद रखनी है, एग्जाम की तैयारी करनी है, पढ़ाई कर रहे हो आप, उसको आपको याद रखना है, तो आप उसकी एलेबोरेटिव रिहर्सल ही नहीं कर रहे हो। आज टीचर ने जो क्लास में पढ़ाया आप घर जाके उसको पढ़ ही नहीं रहे हो, तो एलेबोरेटिव रिहर्सल ही नहीं हो रहा है, तो आपकी शॉर्ट टर्म मेमोरी से ही चीजें जो है वो निकल गई बाहर, राइट। तो शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी तक कब जाएगा? जब आप उसको एलेबोरेट करके, डिटेल बनाकर, अपने से पढ़कर, सेल्फ स्टडी करके, खुद के माइंड मैप्स बनाकर, जब आप इसको 2-3 बार करेंगे, एनसीईआरटी से पढ़ेंगे, तो आपकी इलेबोरेटिव रिहर्सल्स होंगे, और वो इलेबोरेटिव रिहर्सल्स आपको लॉन्ग टर्म मेमोरी तक आपकी इंफॉर्मेशन को लेकर जाएगी। ये अगर मिसिंग है तो यहां पहुंचेगा नहीं वो। फिर आते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी। लॉन्ग टर्म मेमोरी की कैपेसिटी जो है वो अनलिमिटेड होती है, लाइफ टाइम के लिए दिमाग में सेव हो जाती है। हम कुछ भी भूलते नहीं है, बस रिट्रीव नहीं कर पाते। सेमेंटिक तरीके से इनकोड होती है। सेमेंटिक का मतलब उसको मतलब बना लिया जाता है कि अच्छा ये ऐसा होता है, अच्छा इसको इसके साथ कनेक्ट किया गया, अच्छा इसका ये मतलब है। तो जब उसको मतलब के साथ आप कनेक्ट करेंगे तो उसको बोलते हैं सेमेंटिक, और इस तरीके से इनकोड होता है। यहां पर जो भूलते हैं हम लॉन्ग टर्म मेमोरी में, वो भूलते नहीं है, कोई भी पुरानी बात दिमाग भूल ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। हाँ, रिट्रीवल फेलियर हो सकता है कि याद नहीं आ रहा, तो आप बोलते हैं अरे यार ये मैंने पढ़ा तो था पर अरे याद नहीं आ रहा यार, थोड़ा सा कोई बता देगा ना तो मुझे याद आ जाएगा। तो रिट्रीवल फेलियर हो रहा है कि थोड़ा सा कोई बता देगा तो आप रिट्रीव कर पाओगे, बट अभी रिट्रीव नहीं कर पा रहे हो आप, दैट इज रिट्रीवल फेलियर। एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बन जाता है, स्टेप बाय स्टेप दिमाग जो है उसको चीजों को स्ट्रक्चराइज कर लेता है। जैसे मान लीजिए आपके घर में एक अलमारी है, उस अलमारी में आपने अगर चीजों को स्ट्रक्चराइज करके रखा है कि ये बुक्स रखने की जगह है, ये शर्ट्स रखने की जगह है, ये पैंट्स रखने की जगह है, ये बाकी चीजें रखने की जगह है, और पैंट्स में भी आपने ये इसको डिवाइड कर दिया कि ये यहाँ स्कूल का रखेंगे, यहाँ घर का रखेंगे, यहाँ पर जो है वो बाहर पहनने वाले कपड़े रखेंगे, यहाँ पर जो है वो शादियों में पहनने वाले कपड़े रखेंगे। तो जब आपने इसको इस तरीके से स्ट्रक्चराइज कर लिया तो आपके लिए रिट्रीवल आसान हो जाता है। तो दिमाग क्या करता है? दिमाग एक लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाता है ओवर द टाइम इस तरीके का, और जब भी कोई इंफॉर्मेशन आएगी, मतलब नई किताब आएगी, तो ये यहीं रखेगा, यहाँ तो नहीं रखेगा, राइट, क्योंकि लॉजिकल फ्रेमवर्क बना हुआ है। और जब भी कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आएगी तो वो न्यू इन्फॉर्मेशन उसी ही जगह पे जाकर उसको रखाया जाएगा। इसे बोलते हैं लॉजिकल फ्रेमवर्क। तो दिमाग जो है वो ओवर द टाइम लॉजिकल फ्रेमवर्क बनाता है, सिमिलर मेमोरीज के साथ कनेक्ट करता है। जैसे हमने बोला कि किताब की जगह पे किताब ही रखा जाएगा, तो किताब इज अ सिमिलर टाइप ऑफ मेमोरी। न्यू इन्फॉर्मेशन आ रही है, अच्छा ये तो बुक है, इसको इसकी जगह पे रखना है। वैसे ही जब आप एजुकेशन भी करते हैं, पढ़ाते भी हैं, तो मैथ्स आपने पढ़ा तो मैथ्स को मैथ्स की जगह पे रखेगा। ओवर द टाइम आपको इसका क्लब बनाना पड़ता है, इंटीग्रेट करना पड़ता है, बट फिलहाल के लिए सिमिलर मेमोरीज के साथ ये कनेक्ट करता है। और सबसे इंपॉर्टेंट, इट क्रिएट्स अ मेंटल इमेज, दिमाग के अंदर एक इमेज बना लेता है, और जब आप आगे याद करने की कोशिश करेंगे उस चीज को तो वो इमेज याद आता है। यहीं पर इस पूरे माइंड मैप की जो इंपॉर्टेंस आती है ना, वो यहीं पर आती है कि ये माइंड मैप जब आप प्रिंट कराते हैं, कलर प्रिंट आउट कराते हैं, आपको वेबसाइट में मिल जाएगा, नीचे डिस्क्रिप्शन पे दिया हुआ है। जब आप कलर प्रिंट आउट करा के इससे तैयारी करेंगे तो आपके लिए बड़ा फायदा होगा। आप कम समय में ज्यादा रिवीजन कर पाएंगे, एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर क्विक रिवीजन कर पाएंगे, मल्टीपल रिवाइज कर पाएंगे, और आपके लिए इलेबोरेटिव रिहर्सल आसान हो जाएगा, मेंटल इमेज क्रिएट करेगा, और आपको एग्जाम में रिट्रीवल फेलियर्स नहीं होंगे, राइट, और आपके नंबर ऑटोमेटिकली बेहतर होते जाएंगे।
इस स्टेज मॉडल की बाद में एक लिमिटेशन समझ में आई। अभी हमने क्या समझा कि भैया शॉर्ट टर्म मेमोरी से लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाता है, तो अगर यहाँ पर कुछ दिक्कत आ गई, शॉर्ट टर्म मेमोरी में अगर दिक्कत आ गई, बीच में रास्ते में अगर ये प्रॉब्लम आ गई कि यहाँ पर ये इंफॉर्मेशन आगे नहीं बढ़ रहा, तो क्या लॉन्ग टर्म मेमोरी में बात जाएगी या नहीं जाएगी? तो ये तो पहले माना जा रहा था कि अगर यहाँ पे प्रॉब्लम आ गई तो लॉन्ग टर्म तक जाएगी नहीं बात। फिर एक बंदा आता है, तो उस बंदे के साथ क्या हुआ, एक एक्सीडेंट हुआ। एक्सीडेंट में क्या हुआ, उसकी आंखें थी यहाँ पर, एक रॉड जो है उसकी आंखों से ऐसे निकल गया एक्सीडेंट में। तो अब इससे हुआ क्या, उसका नाम था KF। सेलिस एंड वॉरेंगटन ने 1970 में इस केस को रिसर्च किया और इन्होंने क्या किया, इन्होंने बोला कि STM तो खराब हो गया, शॉर्ट टर्म मेमोरी तो उसकी खराब हो गई है, बट लॉन्ग टर्म मेमोरी उसकी अभी भी इंटैक्ट है। ऐसा कैसे हुआ? तो जब इन्होंने ये समझा तो इनको समझ में आया कि ये हो सकता है कि शॉर्ट टर्म मेमोरी खराब हो जाए, बट इंफॉर्मेशन जो है वो लॉन्ग टर्म मेमोरी तक जा पा रही है और लॉन्ग टर्म मेमोरी सेफ है। लॉन्ग टर्म मेमोरी से पुरानी बातें उसको याद आ जा रही है, नई बातें उसकी खराब हो जा रही है। गजनी मूवी अगर आपने देखी होगी तो आपको समझ आएगा कि ये लिमिटेशंस ऑफ स्टेज मॉडल में क्या बात हो रही है। और इसका एविडेंस मिलता है सेपरेशन का, स्ट्रिक्ट सेपरेशन के एविडेंस इसके केस पे, KF के केस से अपने को देखने को मिलते हैं। यहाँ नीचे आप देखेंगे तो इस चैप्टर का फ्लो है, राइट। आई होप कि आप लोगों के लिए अच्छा चल रहा होगा। अगर अच्छा चल रहा है तो मुझे कमेंट्स में जरूर बताइएगा, और अगर मैं इसको बेहतर कर सकता हूँ तो भी मुझे कमेंट्स में बताइएगा। अब आगे चलते हैं, समझते हैं लेवल्स ऑफ प्रोसेसिंग। जब दिमाग में बात प्रोसेस हो रही है, इंफॉर्मेशन प्रोसेस हो रहा है, तो कैसे प्रोसेस हो रहा है, फ्यू इसके तरीके बता रहा है कि जितना प्रोसेसिंग के डेप्थ में आप जाएंगे, डेप्थ में कैसे जाएंगे, आज स्कूल में टीचर ने पढ़ाया, घर गए एक बार पढ़ लिया, वापस से किताब उठाकर अपना एक छोटा नोट्स बना लिया, एक छोटा माइंड मैप बना लिया, तो आपने उसको डेप्थ में प्रोसेस कर लिया। जितना आप डेप्थ में प्रोसेस करेंगे उतना रिटेंशन स्ट्रांग हो जाएगा। किसने बोला ये? 1972 में क्रेग एंड लॉकहेड नाम के लोगों ने इस पर रिसर्च करी और इन्होंने बताया कि 3 लेवल्स पर होता है। सबसे पहले स्ट्रक्चरल या अपीयरेंस में होता है कि क्या दिख रहा है, बहुत शैलो होता है, हल्का होता है, बहुत डिटेल में नहीं जाता है। फिर आप लेवल 2 में जाते हैं जहां पर आप इसमें फोनेटिक्स डालते हैं, आप बोल बोल कर पढ़ते हैं, बार बार एक ही बात को रिपीट करते हैं, रिवाइज करते हैं, बोल बोल के पढ़ने बोलते हैं पेरेंट्स टीचर्स, तो दैट इज फोनेटिक्स आप इसके साथ इंक्लूड कर रहे हैं, जो कि इंटरमीडिएट लेवल है। और फिर सेमेंटिक, मतलब उसका कोई मतलब बना रहे हैं आप, तो आपके दिमाग में जब उसका एक स्ट्रक्चर बन जाता है, मतलब बन जाता है दिमाग के अंदर, तो वो डीप मीनिंग बन जाता है लेवल 3 में। जितना डीप मीनिंग होगा, जितना आप तीनों लेवल तक जाएंगे, पहले अपीयर करेंगे, थोड़ा सा पढ़ेंगे, फिर उसको साउंड के साथ इंक्लूड करेंगे, बोल बोल कर पढ़ेंगे, और फिर उसको डीप मतलब बना लेंगे उसका कि अच्छा ये इसका ये फ्लो चार्ट है, इसका ये मतलब है, इससे मैंने ये सीखा। तो जब आप ये 3 प्रोसेस रिपीट करेंगे तो आपके लिए मेमोरी आसान हो जाएगी, रिटेंशन आसान हो जाएगा। रिटेंशन मतलब चीजों को याद रखना। फिर हमने यहां तक तो समझा कि भैया मेमोरी सिस्टम्स के अंदर लॉन्ग टर्म मेमोरी क्या होती है। अब कुछ लॉन्ग टर्म मेमोरी के तरीके समझते हैं कि इसके टाइप्स क्या होते हैं लॉन्ग टर्म के। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी 2 टाइप की होती है, डेक्लेरेटिव और प्रोसीजरल। डेक्लेरेटिव मतलब एक्सप्लिसिट भी बोलते हैं, प्रोसीजरल को इम्प्लिसिट भी बोलते हैं। डेक्लेरेटिव मेमोरी जिसको डिक्लेयर किया जा सकता है, कोई एपिसोड्स हैं, है ना, जैसे एपिसोडिक मेमोरी आ जाती है कि खुद के जीवन के एक्सपीरियंसेस हमें याद रह जाते हैं, डेट्स याद रह जाते हैं, बर्थडे से याद रह जाते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में, तो ये एपिसोडिक है। इसके डेट्स इंक्लूडेड हैं कि 1947 में क्या हुआ था, 1950 में क्या हुआ था, तो जब ये डेट्स याद रहते हैं पर्सनल एक्सपीरियंसेस की, कि 10th बर्थडे में क्या कौन सा गिफ्ट मिला था, है ना, या कहाँ बाहर घूमने गए थे, तो ये सारी जो है पर्सनल एक्सपीरियंसेस एपिसोडिक मेमोरी होती है। उसके बाद होता है सिमेंटिक मेमोरी। सिमेंटिक मेमोरी में जो इन्फॉर्मेशन ध्यान लगाने लायक होती है, जो इन्फॉर्मेशन हमें मतलब बताती है, जिस इन्फॉर्मेशन का कोई मतलब होता है, वो सिमेंटिक मेमोरी के अंदर में, डेक्लेरेटिव मेमोरी के अंदर में रहती है सिमेंटिक में। जैसे जनरल नॉलेज, भारत के प्रधानमंत्री कौन है, जनरल नॉलेज याद नहीं रखना है आपको, बट आपको मतलब समझ में आ गया, आपको तुरंत इमेज आ जाती है दिमाग में, तो ये जनरल नॉलेज है। अफेक्ट न्यूट्रल होता है, इसका कोई नई चीजों के साथ कोई नया कनेक्शन नहीं होता, मतलब ये बिल्कुल अफेक्ट न्यूट्रल होता है, और इसमें कोई टाइम टैगिंग नहीं होती, राइट। तो ये सेमेंटिक मेमोरी होता है जिसका कोई मतलब होता है। फिर प्रोसीजरल मेमोरी में आपको ऑपरेशन करना है, आपको बाइक चलाना है, फॉर एग्जांपल आपने बाइक चलाना सीखा था, तो शुरू में तो बड़ी दिक्कत आई आपको, क्योंकि वो शॉर्ट टर्म मेमोरी और सेंसरी मेमोरी से ही काम चल रहा था। फिर धीरे धीरे आपने खूब एलोबरेटिव रिहर्सल्स करे और वो लॉन्ग टर्म मेमोरी में बन गया आपके। लॉन्ग टर्म मेमोरी में बनने के बाद वो प्रोसीजरल बन गया, प्रोसीजर आपको दिमाग में सीख लिया, कोई स्किल अगर आपको आती है, आपके दिमाग ने प्रोसेस सीख लिया। अब मैं आपसे पूछूंगी मेरे को बताओ ये कैसे होता है, तो शायद आप बता नहीं पाओगे, पर आप करके दिखा पाओगे। तो इसे बोलते हैं प्रोसीजरल मेमोरी, और इसे वर्बलाइज कर पाना मुश्किल होता है, इट कैन नॉट बी वर्बलाइज्ड इजीली। क्लासिफिकेशंस क्या हो सकते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी के? 3 तरीके के क्लासिफाई किया जा सकता है इसको 3 पार्ट में। फ्लैश बल्ब मेमोरी,
फ्लैश बल्ब मेमोरी, फ्लैश बल्ब क्या होते हैं? एकदम टक से जल जाना। तो कोई इमेज के फॉर्म में जब दिमाग में बातें याद रह जाती हैं उसे फ्लैश बल्ब मेमोरी बोलते हैं। आर वेरी डिटेल्ड मेमोरीज ऑफ इवेंट्स दैट आर वेरी अराउजिंग और सरप्राइजिंग रिसेंबलिंग इमेजेस फ्रोजन इन मेमोरी। दिमाग में जो बातें फ्रोज हो जाती हैं, कोई घटना हो सकती है जीवन की जो एकदम से आपको विविड पिक्टोरियल याद रह गया कि यहाँ ये हुआ था, इसने ये बोला था, फिर ये हुआ था, फिर ऐसा झगड़ा हुआ था, फिर ये लड़ाई हुई थी। इस तरीके के इवेंट्स जो हैं वो फ्लैश बल्ब मेमोरी में चले जाते हैं, उसका क्लासिफिकेशन है। फिर ऑटोबायोग्राफी, ऑटोबायोग्राफी मतलब मेरे जीवन में जो घटनाएं घटी है वो मुझे तो पता ही होंगी ना, तो वो घटनाएं मुझे याद रह जाती हैं, जब जिसमें जनरली जो 4 साल तक की उम्र होती है वहां तक हम चीजें कई बार भूल जाते हैं। कुछ लोगों को याद रह जाती है बट मेजॉरिटी लोग जो हैं वो भूल जाते हैं 4 साल या उससे पहले की जीवन में क्या घटनाएं घटी हैं। इसे बोलते हैं चाइल्डहुड अमनीशिया, राइट। ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरीज आर पर्सनल मेमोरीज ऑफ वंस लाइफ दैट आर नॉट डिस्ट्रीब्यूटेड इवनली थ्रू आउट द लाइफ स्पैन। पूरे लाइफ स्पैन में चल रही होती हैं ये मेमोरी, और अर्ली एडल्टहुड में सबसे ज्यादा हमें चीजें याद रहती हैं, ठीक। इसे हम कह रहे हैं ऑटोबायोग्राफिकल मेमोरी। फिर आता है इम्प्लिसिट मेमोरी, जो हमने ऊपर भी समझा, प्रोसीजरल मेमोरी को ही हम इम्प्लिसिट मेमोरी बोल रहे हैं। तो ये भी इसके अंदर में क्लासिफिकेशंस हैं। दैट इज अ काइंड ऑफ मेमोरी दैट अ पर्सन इज नॉट अवेयर ऑफ रिमेनिंग आउटसाइड कॉन्शियस अवेयरनेस येट रिट्रीव्ड ऑटोमेटिकली। कई बार ऐसा होता है ना, आप अपने दोस्तों से बात करते हैं और बात करते करते आप ऐसी बात बोल जाते हैं और बाद में खुद सोचते हैं कि यार क्या बात कर रहा है, इतनी अच्छी बात मैं कर गया क्या। तो दैट कम्स फ्रॉम इम्प्लिसिट, जो आपको पता भी नहीं होता है, अवेयरनेस में भी नहीं होता है कि आपको ऐसा कुछ याद है, बट वो बाहर आ जाता है। आउटसाइड अवेयरनेस, इट ऑल्सो इन्फ्लुएंसेस आवर मेजर बिहेवियर, राइट। देन मेमोरी को याद रखने का या मेजर करने का कि कितनी मेमोरी है, इसके क्या तरीके हो सकते हैं। फ्री रिकॉल हो सकता है कि आपको मैंने बुलाया और आपका सरप्राइज टेस्ट ले लिया, फ्री रिकॉल। रिकॉग्निशन हो सकता है कि आपको मैंने कोई इमेज दिखाई, मैंने बोला ये कौन है, रिकॉग्निशन। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क सेमेंटिंग मेमोरी के अंदर होता है। तो आपको एक सेंटेंस दे दिया गया और बोला गया कि बताओ ये सही है या गलत है। तो अगर आपकी मेमोरी में वो चीज़ रहेगी तो आप उसको सही बताएंगे, अगर नहीं रहेगी तो गलत बताएंगे। सेंटेंस वेरिफिकेशन टास्क होता है। और फिर प्राइमिंग होती है। प्राइमिंग अगेन इज अ इम्प्लिसिट मेमोरी, जो प्रोसीजरल इमेजेस आपको ध्यान में रहते हैं। तो आपको गाड़ी चलाने के लिए बोला जाएगा, आपको खाना बना के दिखाने के लिए बोला जाएगा कि अच्छा खाना बनाने आता है, चलो बना के दिखाओ, राइट। सो दैट इज प्राइमिंग। तो इस तरीके से हम अपनी मेमोरी को मेजर ओवर द टाइम कर सकते हैं। तो ये हुई तो बात किसकी, लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स की। फिर आते हैं फॉरगेटिंग पे। भूलते क्यों हैं हम, क्या कॉजेस होते हैं, नेचर क्या होता है भूलने का। एक चीज ध्यान रखिएगा, हमारा दिमाग बेसिकली चीजों को याद रखने के लिए बना ही नहीं है। उसका प्राइमरी फंक्शन ही नहीं है याद रखना। प्राइमरी फंक्शन क्या है, भूलना। क्यों, क्योंकि हम इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे नहीं तो बात वहीं पे खत्म हो जाएगी, राइट। तो भूलना हमारा बेसिक प्राइमरी फंक्शन है। इसको समझने से पहले एबिंगहॉस का ये कर्व ऑफ फॉरगेटिंग को समझते हैं। एबिंगहॉस ने जबरदस्त काम किया 1885 में, और इन्होंने एक फॉरगेटिंग कर्व बनाया। कर्व क्या बोलता है, और इसको बहुत ध्यान से सुनिएगा, ये आपके जीवन बदलने वाला कॉन्सेप्ट है। आपको आने वाले अभी 5, 7, 10 साल तक और पढ़ाई करनी है, राइट। चीजों को याद रखना है। एबिंगहॉस की ये थ्योरी आपको जबरदस्त तरीके से हेल्प करने वाली है। क्या बोलते हैं एबिंगहॉस? एबिंगहॉस बोलते हैं कि आप कितनी भी अच्छी चीजें देख लीजिए, कुछ भी अच्छे से अच्छी चीज आप देख लीजिए, आपको चीजें 100% रिटेंशन पे है। मान लीजिए आप एक बहुत अच्छी मूवी देख कर आए और उसके बाद मैंने आपसे बोला कि भैया बताओ 3 घंटे की मूवी देख कर आए, 3 घंटे में एक्सप्लेन करो, आप कर पाओगे? बिल्कुल नहीं कर पाओगे। 3 घंटे की मूवी आप हो सकता है 20 मिनट, 22 मिनट, 25 मिनट आप बेसिक स्टोरी बताओगे कि कुछ चीजें आपको याद हैं, आप वो बताते चले जाएंगे। बट आपको इतना अच्छा कंटेंट मिला फिर भी आपको याद नहीं रहा, तो फिर टीचर की बोरिंग लेक्चर्स कैसे याद रहेंगे? मतलब जब आपको टीचर पढ़ा रहा था तो आपका रिटेंशन कहाँ था, 100 पे था। अमाउंट रिटेन्ड, कितनी इंफॉर्मेशन आपको याद रह गई। और ये है दिन, कितने दिन है, ठीक है। तो यहां पर तो याद रह गया भैया 100%, बट विद इन नेक्स्ट 20 मिनट्स आप उसमें से लगभग 60% चीजें भूल चुके होंगे ऑटोमेटिकली। लगभग 8 घंटे के अंदर आप 70% चीजें भूल चुके होंगे। 8-9 घंटे के अंदर आप 70% चीजें ऑटोमेटिकली भूल चुके होंगे। ये नेचुरल प्रोसेस है। और उसके बाद एक स्टेज आएगा जहां पर 25% चीजें आपको 2 दिन के बाद भी याद रहेंगी। 2 दिन के बाद भी 25% चीजें जो टीचर ने पढ़ाई थी वो याद रहेंगी। अब अगर हम क्या कर सकते हैं इस कॉन्सेप्ट के हिसाब से, अगर मुझे अपनी मेमोरी को बढ़ाना है, कॉन्सेप्ट्स को ज्यादा लंबे समय तक याद रखना है, तो हम क्या करें? हम यहां पर इलेबोरेटिव रिहर्सल करेंगे। इसके 2-3 फायदे हैं। पहला फायदा ये है कि ऑटोमेटिकली एक तो ये यहां तक फॉरवर्डिंग कर दिया हमने। अब यहां पर जैसे ही हमने इलेबोरेटिव रिहर्सल किया तो क्या हुआ, रिटेंशन वापस से 100 आ गया।
वापस से 100 आने की वजह से क्या हुआ, पहली बात तो हम पूरा भूले भी नहीं थे, 40% कंटेंट हमारे पास दिमाग में था ही, हमने घर गए, हम वापस से एनसीईआरटी हमने पढ़ लिया, एक रिवीजन हो गया, वापस से 100 रिटेंशन आ गया। पर दिमाग का बेसिक फीचर क्या है, दिमाग का बेसिक फीचर है भूलना। तो अब दिमाग क्या करेगा, इस कॉन्सेप्ट को वापस से भूलना स्टार्ट करेगा, इस सेम स्ट्रक्चर को फॉलो करेगा। बट पिछले स्ट्रक्चर में और इस स्ट्रक्चर में क्या फर्क आया कि अब 9 घंटे के अंदर हमारा जो रिटेंशन है वो क्या हो गया, बढ़ गया, राइट। तो अभी हमें यहाँ पे लगभग 50%, 40-45% के आसपास कंटेंट याद रहेगा इवन आफ्टर लॉन्ग डेज। जो 25% था वो 45% हो गया, राइट। पहले हम 8-9 घंटे में चीजें भूल रहे थे, अब उसको भूलने में हमें लगभग 8 दिन के आसपास का समय लगेगा, लगभग 8 डेज लगेंगे हमें यहां तक पहुंचने में, इस रिटेंशन तक आने में। फिर हम क्या करेंगे, इस 8 दिन के अंतराल में, इसके आसपास में विल पुश आवरसेल्फ अगेन। तो अब संडे आया, संडे को हमने क्या किया कि हर रोज हम क्या कर रहे थे, टीचर क्लास में पढ़ा रही थी, हम घर आ रहे थे, जितना आज टीचर ने पढ़ाया उतना एक बार वापस से पढ़ लिया, उसके नोट्स बना लिए, उसका छोटा माइंड मैप बना लिया, उसको छोड़ दिया हमने। कल गए सेम काम, परसों सेम काम, उसके बाद सेम काम। तो हमने हफ्ते भर वो सेम काम किया, उतना ही उतना। फिर संडे को हमने क्या किया कि हफ्ते भर हमने जितना चीज पढ़ा था उसको वापस से यहाँ पे इलेबोरेटिव रिहर्सल कर लिया एक बार। तो हफ्ते भर जो छोटे छोटे माइंड मैप बनाए थे उसको कलेक्ट करके एक बड़ा माइंड मैप बना लिया, तो अपना रिवीजन भी हो गया, एक प्रैक्टिस भी हो गया, और रिटेंशन भी वापस जो है वो 100 पे चला गया। ठीक, कम समय लग रहा है, ज्यादा इफेक्टिव आउटपुट आ रहा है। बट दिमाग का बेसिक फंक्शन क्या है, वो भूलेगा। तो अब तीसरी बार जब वो भूलेगा तो ये वाला जो पीरियड है ये है 30 डेज का पीरियड। इसको 8-8-30 रूल भी बोलते हैं। ठीक, 8 घंटे 8 दिन 30 दिन। तो 30 दिन में हम दूसरा रिवीजन करेंगे। जब तीसरा रिवीजन हम करेंगे तो ये रिटेंशन कहां चल जाएगा, ये ऑटोमेटिकली आपका 60-70% के आसपास पहुंच गया। अब आप इसके बाद नहीं भी पढ़ेंगे और कुछ भी रिवीजन नहीं करेंगे तो भी आप 70% नंबर तो ला ही लेंगे। रिटेंशन आपका ऑटोमेटिकली जो है वो 70% के ऊपर पहुंच गया है। अब कल आपका एग्जाम है, आज आप तैयारी करने के लिए बैठेंगे, प्रैक्टिस करने के लिए, तो आप 70 से उठाएंगे ना काम को, 25 से थोड़े उठाएंगे। तो 25 से उठाते तो ज्यादा टाइम लगता, 70 से उठाएंगे तो कम टाइम लगेगा। आपने 2 बार प्रैक्टिस भी कर ली है, माइंड मैप्स भी बना लिए हैं, और अब आपको माइंड मैप से प्रैक्टिस करनी है, तो आपको कम समय में जल्दी प्रैक्टिस हो जाएगी और आप आराम से मूवी देख सकते हैं एग्जाम के एक दिन पहले। एग्जाम हॉल के बाहर खड़े होकर आपके पास 20 मिनट का समय होगा जिसमें आप फटाफट से प्रैक्टिस कर सकते हैं पूरे सिलेबस की, और आपका क्विक रिवीजन आपको हेल्प करेगा। जो ज्यादा नंबर, अच्छे नंबर लाने वाले जो लोग होते हैं उनको ये ट्रिक पता होता है। बहुत ज्यादा पढ़ने से नंबर अच्छे नहीं आते, ट्रिक्स फॉलो करने से नंबर अच्छे आते हैं। फॉलो दिस ट्रिक्स, ये वो ट्रिक्स हैं जिसकी वजह से लोग यूपीएससी के एग्जाम बहुत आसानी से निकाल लेते हैं फर्स्ट अटेम्प्ट में। तो अगर आप इसको आज सीख जाएंगे तो आने वाले समय में आपको ये बहुत हेल्प करेगा। ये बात करता है एबिंगहॉस 8-8-30 रूल के अंदर। फॉरगेटिंग में हमने 2-3 कॉन्सेप्ट्स को समझना था, राइट, कि हम भूलते कैसे हैं। तो भूलने के लिए 2-3 स्टेप समझते हैं नेचर ऑफ फॉरगेटिंग के अंदर, जिसमें सबसे पहला आता है ट्रेस डिके थ्योरी। कोई भी चीज जिसका यूज नहीं किया जा रहा है वो धीरे धीरे डिके हो जाएगी, खराब हो जाएगी। तो मेमोरी ट्रेसेस फेड, जो मेमोरी के ट्रेसेस हैं वो धीरे धीरे फेड होते लगते हैं, राइट। वो रिटेंशन से, मतलब वापस से हम रिवाइज नहीं कर पाते, रिट्रीव नहीं कर पाते हैं, और इसके एक्सप्लेनेशन जो है वो इधर उधर भटक जाते हैं, इनएडुकेट एक्सप्लेनेशंस देने लग जाते हैं हम। क्यों? क्योंकि दिस यूज में था ना, यूज नहीं हो रही थी थ्योरी। फिर आता है इंटरफेरेंस थ्योरी। इंटरफेरेंस का मतलब क्या होता है, बीच में उंगली करना, राइट। तो इसमें हम कंपीटिंग एसोसिएशंस कर रहे होते हैं, कंपीट कर रहे होते हैं, डिफरेंट एसोसिएशंस को मिक्स करने की कोशिश कर रहे होते हैं। ये ऐसा हो गया कि आपने शर्ट की जगह पर पैंट रख दिया और अब आप पूरे पैंट का निकाल कर देख रहे हैं कि यार वाला पैंट दिख नहीं रहा है, गया कहाँ, जबकि वो कहाँ रखा हुआ है, वो शर्ट के लॉकर में रखा हुआ है, उसके एरिया में रखा हुआ है। दिस इज नोन एज इंटरफेरेंस थ्योरी। तो नया कपड़ा आया, उसको सामने रख दिया आपने, पीछे कपड़े पीछे चलते चले गए, और कई दिन बाद जब सफाई हो रही है तब दिखा कि अरे ये भी कपड़ा तो है मेरे पास। दिस इज नोन एज प्रोएक्टिव। जब नई इंफॉर्मेशन को आप ज्यादा एक्सेस कर रहे हैं और पुरानी इंफॉर्मेशन धीरे धीरे बाहर चली जा रही है, इंटरफेरेंस कर रही है, ठीक है। सो पास्ट जो है, पास्ट की जो इंफॉर्मेशन है वो न्यू इंफॉर्मेशन को से इंटरफेयर कर रही है, उसके लिए जगह नहीं बना रही है, ये प्रोएक्टिव है, ठीक है। प्रोएक्टिव में क्या हो रहा है कि मेरे पास अलमारी मेरी ऑलरेडी भरी हुई है और अब उसमें नया कपड़ा कुछ भी नहीं आ रहा है, दैट इज प्रोएक्टिव थ्योरी। पिछले कट करेंगे। फिर आता है रेट्रोएक्टिव थ्योरी, कि अब आपके पास अलमारी बनी हुई है, आपने कपड़े आपके पीछे चले गए, नए कपड़े सामने आ गए, तो पीछे का कपड़ा मिल ही नहीं रहा है, दिस इज रेट्रोएक्टिव। तो ये इंटरफेरेंस कर रहा है, ठीक है। इसे बोलते हैं प्रोएक्टिव और रेट्रोएक्टिव, जो कि इंटरफेरेंस थ्योरी के अंदर में मेमोरी भूलती है। और फिर आता है रिट्रीवल फेलियर, मतलब याद नहीं आ रहा। क्यों याद नहीं आ रहा?
एब्सेंस और मिसमैच ऑफ रिट्रीवल क्यूज। अब रिट्रीवल क्यूज क्या होते हैं? मुझे अगर रास्ता याद करना है तो रास्ता याद करने के लिए मैं क्या करूंगा? अगर मैं किसी नई जगह जा रहा हूँ, किसी नए दोस्त के घर जा रहा हूँ, तो मैं क्या करूंगा? मैं जो चीजें ऑलरेडी मुझे रास्ता पता है कि यहाँ से ये वाला चौक आता है, तो वो चौक तक तो मुझे पता था, तो जब भी अगली बार मुझे जाना होगा तो चौक तक तो मैं पहुंच जाऊंगा, मेरे लिए एग्जिस्टिंग है। अब वहां से क्या किया, हमने आगे गए, हमने सेकंड राइट लिया। सेकंड राइट लेने के बाद मैंने देखा कि वहां एक शॉप थी किराना की, उसके बाजू से एक रास्ता अंदर जाता था। फिर किराना शॉप के बाजू से हम अंदर गए, वहां एक पेड़ था, पेड़ के बाजू से हमने लेफ्ट लिया, लेफ्ट लेके चौथे घर उसका था। तो ये मैंने रिट्रीवल क्यूज बना लिए। अब अगर वो रिट्रीवल क्यूज नहीं मिल रहे हैं, या वो खराब हो गए कि वो पेड़ गायब कट गया, या वो दुकान बंद हो गई, है ना, तो हमारे लिए एब्सेंस और मिसमैच ऑफ रिट्रीवल क्यूज है। इसलिए पुरानी जगह पे जब हम जाते हैं तो याद नहीं रहता, याद करते हैं अरे यहाँ पे एक पेड़ था, हुआ करता था, यहाँ पर वो आदमी रहता था, है ना, इस तरीके से चीजों को याद करते हैं। तो वो रिट्रीवल क्यूज हैं जिसकी वजह से हम रिट्रीव कर पाते हैं इंफॉर्मेशन को। कॉन्टेक्स्ट और कैटेगरी क्यूज जो है वो बहुत क्रिटिकल हो जाते हैं। कॉन्टेक्स्ट, दुकान था, पेड़ था, ये कॉन्टेक्स्ट है, ठीक है। तो कॉन्टेक्स्ट और कैटेगरीज में हम चीजों को डिवाइड करते हैं। जैसे हमने अलमारी में कैटेगरीज बनाई थी कि बुक्स अलग रहेंगी, कपड़े अलग रहेंगे, बाहर के कपड़े अलग रहेंगे, शादियों के कपड़े अलग रहेंगे, कैटेगरीज डिवाइड किया हुआ है। तो जब कैटेगरीज में बनाएंगे तो रिट्रीवल फेलियर, अगर उसमें दिक्कत हो रही है तो रिट्रीवल फेलियर्स होंगे और हम चीजें याद नहीं रख पाएंगे। इसके बाद होता है रिप्रेस्ड मेमोरीज। कई बार हमारे जीवन में ऐसी घटनाएं घटती हैं जिसको हमारा दिमाग खुद ही शट डाउन कर देता है और छुपा देता है पीछे कहीं अनकॉन्शियस में, ताकि वो याद में रहे ही ना। क्योंकि अगर वो याद में रहेगा तो उसकी वजह से मैं नॉर्मली जी नहीं पाऊंगा जैसा मैं जीना चाह रहा हूँ। बहुत सारी मूवीज और वेब सीरीज इसमें बनी है। अभी एक मिसेस देशपांडे करके एक सीरीज आया है, उसमें भी रिप्रेस्ड मेमोरीज के बारे में बात की है। तो रिप्रेस्ड मेमोरीज मतलब कोई ट्रॉमेटिक इवेंट रहा जीवन में जिसको दबा दिया गया। फ्रूड ट्रॉमा फ्यूज स्टेट। फ्रूड क्या बोल रहे हैं? रिप्रेस्ड कर दिया जाता है अनकॉन्शियस में मेमोरी को। तो हमने पहले के चैप्टर्स में समझा है कि अनकॉन्शियस मेमोरी में रिप्रेशन कैसे किए जाते हैं, अनकॉन्शियस मेमोरी होती क्या है। तो दिमाग क्या करता है, कोई भी चीज जो ट्रॉमेटिक इवेंट है, जो मेरे आने वाले जीवन में दिक्कत दे सकती है, उसको पीछे ढकेल देता है, अनकॉन्शियस में एकदम पीछे डाल देता है, ताकि वो मुझे याद ही ना रहे। और अगर याद नहीं रहेगा नहीं तो दिक्कत कम से कम रहेगी। फिर बहुत सारे ट्रॉमास होते हैं। ट्रॉमा क्या करते हैं? साइकोलॉजिकल अमनीशिया क्रिएट करते हैं, याददाश्त खो जाना ट्रॉमा की वजह से, कोई पर्टिकुलर मेमोरी भूल जाना, फ्यूज हो जाना, अपनी आइडेंटिटी भूल जाना, इस तरीके की घटनाएं घटते हैं। साइकोलॉजिकल डिसऑर्डर की वजह से होता है, स्ट्रेस की वजह से होता है, चोट लगने की वजह से, एक्सीडेंट की वजह से, ट्रॉमेटिक इवेंट की वजह से, ये सारी चीज़ों की वजह से ये हो सकता है। और फिर फ्यूज स्टेट आता है। फ्यूज स्टेट में क्या होता है कि व्यक्ति अपनी आइडेंटिटी ही भूल जाता है और उसकी वजह से वो नई आइडेंटिटी क्रिएट करता है, ठीक। तो फ्यूज स्टेट होता है जिसमें वो भूल के कहीं और चला गया और उससे 10 साल बाद उसका दोस्त जाकर मिल रहा है और बोल रहा है अरे भाई तू यहाँ कैसे? तो ये बोल रहा है तू कौन है? मैं तो भूल ही गया मैं हूँ कौन। तो बहुत सारी एकता कपूर के सीरियल्स में आपने देखा होगा फ्यूज स्टेट जिसको बोलते हैं, जिसमें वो एक न्यू आइडेंटिटी क्रिएट कर लेता है दूसरी जगह जाकर, इसे बोलते हैं फ्यूज स्टेट। तो ये एक तरीके हैं जिससे हम चीजों को भूलते हैं, फॉरगेटिंग होती है। तो अब तक हमने समझा कि भैया मेमोरी क्या होती है, लेवल्स क्या होते हैं, लॉन्ग टर्म मेमोरी के टाइप्स क्या होते हैं, भूलते क्यों हैं, उसके कॉजेस क्या होते हैं। और अब हम समझते हैं कि अगर हमें मेमोरी को इंप्रूव करना है, बेहतर करना है, तो हम क्या क्या तरीके यूज कर सकते हैं। क्या इसके कुछ साइकोलॉजिकल तरीके हैं क्या इसको यूज कर पाने के, या मेमोरी को इंप्रूव कर पाने के क्या तरीके हो सकते हैं? तो बिल्कुल है, यहाँ पर बहुत सारा साइंस यूज किया जा सकता है। सो इनहेंसिंग मेमोरी, मेमोरी को कैसे इनहेंस किया जा सकता है? निमोनिक्स के तौर पर यूज किया जाता है, नेमोनिक्स यूजिंग इमेजेस। इसके अंदर में 2 पॉइंट्स हैं, कीवर्ड मेथड एंड मेथड ऑफ लोकी। कीवर्ड मेथड क्या होता है? कीवर्ड मेथड का मतलब है कि अगर मेरे पास एग्जिस्टिंग कोई मेमोरी है, कोई इंफॉर्मेशन है, किसी चीज को मैं किसी नाम से जानता हूं, तो मैं नया लैंग्वेज सीखना मेरे लिए आसान हो जाता है। एक बेसिक एग्जांपल देते हैं कि दिल्ली वगैरह में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं पानी पूरी, और इंडिया के बहुत सारी जगह पर सेम चीज को बोलते हैं गुपचुप, ठीक। अब अगर आपको एक बार ये कनेक्ट हो जाए कि आपको कोई आया और आपको बोला यार गुपचुप खाने चलते हैं, आपका कोई बाहर से कोई व्यक्ति आया, आपने बोला यार गुपचुप क्या होता है, तो आपने बोला अरे वो ऐसा होता है ना जिसमें पानी डालते हैं और वो ऐसे छोटी सी पूरी टाइप की होती है, तो बोले अरे उसको तो पानी पूरी बोलते हैं। तो अब क्या हुआ, पानी पूरी के साथ आपका गुपचुप एसोसिएट हो गया, कीवर्ड्स एसोसिएट हो गए, और जैसे ही एसोसिएट हुए आपके लिए ये याददाश्त बन गया। अगली बार जब भी आपको कोई बोलेगा कि यार गुपचुप खाने चलते हैं, आप बोलोगे हाँ हाँ ठीक है ना, चल पानी पूरी खाते हैं, राइट। ऐसे ही बहुत सारे अलग अलग लैंग्वेजेस में अलग अलग चीजों को अलग अलग तरीका से यूज किया जाता है बात करने का, बताने का। तो जो मुझे ऑलरेडी पता है उसके साथ मैंने नए शब्द को एसोसिएट कर दूंगा, तो मेरे लिए ज्यादा आसान रहेगा चीजों को याद रखना। दूसरा होता है मेथड ऑफ लोकी। मेथड ऑफ लोकी में क्या होता है कि अगर आपको एक सीरीज में चीजें याद रखनी है, तो आपको याद रखना है कि आपको मम्मी ने बोला है कि यार 5-6 सामान लेकर आने हैं मार्केट से, ठीक।
अब वो 5-6 सामान क्या हो सकते हैं? एग्जाम्पल के तौर पर आपको लाना है वेजिटेबल्स लाने हैं, सोप लाना है, अंडे लाने हैं, कोई कपड़ा खरीदना है, ठीक है, और आपको पापा के लिए कोई मान लो रेंच लेकर आना है, राइट। तो अब आपने क्या किया, आपने इसको याद रखने का सिंपल तरीका कि आप अपने घर के हिसाब से देखो कि सबसे पहले किचन, तो किचन के लिए आपके घर में किचन है, किचन से आप निकले तो वॉशरूम दिखता है, वॉशरूम के लिए सोप लाना है, वहां से निकले आप तो आपको याद है अरे एग, एग मतलब वापस से किचन में, तो किचन के साथ इसको एग को ऐड कर दिया गया कि अच्छा किचन में जाएंगे तो वहां पर एक तरफ सब्जी रखते हैं, एक तरफ अंडे रखते हैं, तो पहले वो दो चीज लानी है और उसके बाद फिर सोप लाना है, और फिर हम मेरे कमरे में गया, वहां पर कपड़े रखे थे, कपड़े रखने हैं, और फिर जैसे बाहर निकले, बाहर में पोर्च है, पोर्च में पापा काम कर रहे थे तो पापा ने बोला था कि रेंच लेकर आना है। तो अब आपने अपने दिमाग में एक फ्लो बना लिया, ये फ्लो क्या करेगा, आप जब मार्केट में जाएंगे तो आपको याद रहेगा। एक ये तरीका हो सकता है। दूसरा तरीका इसी में एक और चीज हो सकती है मेथड ऑफ लोकी में, कि आपने क्या किया कि आपने विजुअलाइज किया कि यार मैं मार्केट जाऊंगा, ये जो माइंड मैप भी बना हुआ है ये भी उसी तरीके से बना हुआ है, राइट। तो आपने विजुअलाइज किया कि मैं मार्केट जाऊंगा और मार्केट में ना सबसे पहले ये वाली शॉप पड़ती है, यहाँ से मैंने अंडे ले लिए और सब्जियां ले ली, फिर उसके बाद ये वाली शॉप पड़ती है जहाँ से मैंने मेरे को सोप लेना है, फिर थोड़ा सा आगे जाऊंगा तो कपड़े वाली दुकान पड़ती है, फिर वहां से आगे जाएंगे तो हार्डवेयर की दुकान पड़ती है जहाँ से रेंच लेना है, और उसके बाद घूम के वापस आ जाएंगे। तो जब इस तरीके से आप अपने दिमाग में चीजों को विजुअलाइज कर लेंगे, विजुअलाइजेशन इज मेथड ऑफ लोकी, तो जब हम स्ट्रक्चर को विजुअलाइज कर लेते हैं तो हम आसानी से चीजों को याद रख पाते हैं। फिर आता है नेमोनिक्स यूजिंग ऑर्गेनाइजेशन, ऑर्गेनाइज्ड करके अगर हम तरीके को कैसे रख सकते हैं, जिसमें एक सिंपल सा तरीका है चंकिंग। तो मुझे अपने बेटे को एक लंबा सा नंबर याद कराना था, तो मैंने उसको लिख कर दिया, मैंने बोला एक काम कर बेटा तू याद कर, ये नंबर याद करके बता मेरे को, ठीक है। तो उसने बोला कि हाँ, तो उसको मैंने ये लिख कर दिया और मैंने बोला कि ये नंबर याद करके बता। बोला इतना बड़ा नंबर पापा मैं कैसे याद रखूंगा। तो हमने क्या किया, मैंने बोला इस काम करते हैं, इसको छोटा छोटा हिस्से में डिवाइड कर देते हैं, ठीक। तो बोला हाँ ठीक है कर लिए। फिर मैंने बोला ये पापा का बर्थ ईयर, ये तेरा बर्थ ईयर, ये तेरी बहन का बर्थ ईयर, ये तेरी मम्मी का बर्थ ईयर। 2 मिनट में याद हो गया उसको, राइट। इससे बोलते हैं जब हम बड़े इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे टुकड़ों में डिवाइड कर देते हैं तो उसे बोलते हैं चंकिंग। चंकिंग इज अ मेथड, नेमोनिक्स के अंदर में आता है। बड़ी इंफॉर्मेशन को छोटे छोटे हिस्सों में डिवाइड कर लो और उसके साथ एक कहानी जोड़ दो, तो जैसे ही वो कहानी जुड़ जाती है तो हमें वो कहानी याद रह जाती है और उसकी वजह से वो नंबर भी याद रह जाता है। अब इसको सीक्वेंस में भी कर सकते थे, बड़े से छोटा, छोटे से बड़ा, रैंडम, इस तरीके से कर सकते हैं, बॉयज अलग गर्ल्स अलग, इस तरीके से कर सकते हैं। तो चंकिंग के अलग अलग तरीके आप बना सकते हैं। दूसरा ऑर्गेनाइजेशन में होता है फर्स्ट लेटर टेक्निक, जिसमें विबग्योर आता है। तो विबग्योर इज अ टेक्निक। अब इसमें क्या करना है, मेरे को याद रखना है कि यार जो रेनबो है उसके कलर का सीक्वेंस क्या होता है। तो अब सीक्वेंस याद करना बड़ा मुश्किल है, 7 कलर याद रखना और सीक्वेंस में याद रखना बड़ा मुश्किल है। तो हमने क्या किया, इसके लिए एक टेक्निक के अंदर में फर्स्ट लेटर टेक्निक बना दी, और ये बहुत बहुत कारगर टेक्निक होती है। तो वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, राइट। तो कई बार जब आपको टॉपिक्स पॉइंट्स में याद रखने होते हैं, सीक्वेंस में चीजों को याद रखना होता है, तो आप उसके लिए फर्स्ट लेटर टेक्निक उठा लीजिए और नेमोनिक्स बना के उसका याद रख सकते हैं। अभी इस चैप्टर में ऐसा कुछ नहीं है, बट अलग अलग चैप्टर्स में हम इस चीज को यूज कर सकते हैं। फिर कॉम्प्रिहेंसिव मेमोरी इंप्रूवमेंट के कुछ तरीके होते हैं, धीरे धीरे हम मेमोरी को कैसे इंप्रूव कर सकते हैं। ऑब्वियस सी बात है, जितना हम डीप प्रोसेस करेंगे, जितना उसको कई बार बोलते हैं ना लिख लिख के याद करो, बार बार पढ़ो, रिवाइज करो, ये सारा डीप प्रोसेसिंग का तरीका है, ठीक। उसके बाद इंटरफेरेंस जितना कम रहेगा, नया इंफॉर्मेशन पुराने को ना खत्म करे, पुराना इंफॉर्मेशन नए पर इंपैक्ट ना करे, हर रोज आपको उसको सीखना है और कनेक्ट करते जाना है। अगर आप अपनी मेमोरी के अंदर में अगर चीजों को कनेक्ट करते चले, ठीक है, तो ये आपकी मेमोरी है, नया इंफॉर्मेशन आया तो ये यहाँ जाएगा। अगर इस तरीके से आपने सीक्वेंसिंग बनाकर रख ली, कि जैसे कंप्यूटर्स में बनाते हैं हम फोल्डर्स बना के रखते हैं, तो फोल्डर्स में क्या करते हैं कि अच्छा ये 2024 का फोल्डर है, राइट। तो अब अगर मुझे कोई चीज याद रखनी है या मुझे कोई फाइल, पर्टिकुलर फाइल खोजनी है, तो मैं क्या करता हूँ, मैं उसको बनाता हूँ, जैसे एक फोल्डर बनाया हमने अभी फिलहाल के लिए 2025, ये फोल्डर मैं खोलूंगा तो इस फोल्डर के अंदर मुझे कुछ अलग अलग फोल्डर्स मिलेंगे। एक मान लो इमोशन वाला फोल्डर है, जो कि हम इमोशन पर काम करते हैं, जितनी भी चीजें इससे रिलेटेड हैं, अगर फोटोज है, कोई फाइल्स हैं, तो सब इसके अंदर मिलेगी। एजुकेशन, अगर मैं साइकोलॉजी पढ़ाता हूँ तो उसके अंदर फिर हमने इसको डिवाइड किया 11th 12th ग्रेजुएशन। 11th के अंदर 11th के चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8,
12th के अंदर चैप्टर 1 to 7, ग्रेजुएशन के अंदर रॉबर्ट स्टर्नबर्ग की थ्योरी। तो अब हमने क्या किया, इसको स्ट्रक्चराइज करते चले जा रहे हैं हम, राइट। तो जितना हम स्ट्रक्चराइज करके चीजों को रखेंगे उतना कम इंटरफेरेंस होगा, जितना कम इंटरफेरेंस होगा उतना ज्यादा अच्छे से चीजें याद रहेंगी। फिर आता है प्रोवाइडिंग रिट्रीवल क्यूज, कि मुझे याद होना चाहिए कि वो पेड़ था और वो दुकान थी और वहां से राइट लिया था, फिर लेफ्ट लिया था, फिर चौथा दुकान घर पड़ा था। तो ये सारे रिट्रीवल क्यूज हैं, आप अपनी पढ़ाई के लिए भी यूज कर सकते हैं। ये जो तरीका पूरा यूज कर रहे हैं क्या है, ये रिट्रीवल क्यूज है। तो जब आप इसको एक सीक्वेंस में पूरे चैप्टर को देखेंगे तो आपको एक सीक्वेंस दिखेगा कि अच्छा हाँ, ह्यूमन मेमोरी नाम का चैप्टर था जिसको हमने 6 पार्ट में समझा था। पहले हमने मेमोरी को समझा, फिर वो काम कैसे करता है, फिर लॉन्ग टर्म मेमोरी कैसे होती है, भूलते कैसे हैं, और याद कैसे लंबा समय तक रखा जा सकता है। तो ये क्या कर दिया हमने, रिट्रीवल क्यूज बना दिए इसके। जितने रिट्रीवल क्यूज अच्छे होंगे उतना ज्यादा बेहतर होगा आपको याद रखना। और फिर लास्ट एक टेक्निक आता है जो कि थॉमस ने दिया है, थॉमस एंड रॉबिन्सन ने, PQRST टेक्निक। तो जब भी हमारे दिमाग में कोई बात हमको याद रखनी है तो हम पहले उसका प्रीव्यू करेंगे कि ऐसा था, फिर सवाल पूछेंगे, अच्छा इसके बाद ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था, फिर ये हुआ था। जितने क्वेश्चंस आप अपने आप से करेंगे उतना ज्यादा आपके लिए अच्छा है। फिर उसको पढ़ेंगे। तो आप अपनी किताब उठाइए NCERT की, और उन्होंने क्या किया हुआ है, चैप्टर की शुरुआत में सबसे ऊपर में 4 पॉइंट्स लिखे हुए हैं कि इस चैप्टर को सीखकर आपको क्या मिलेगा, इसको पढ़ने के बाद प्रीव्यू मिल गया। फिर आप उससे कुछ रिलेटेड क्वेश्चंस बना लीजिए। तो इंडेक्स आप देखेंगे कि अच्छा ये मिला, ये मिला, ये मिलेगा, ये मिलेगा, ये समझ में आएगा, ऐसा समझ में आएगा। हमने इस चैप्टर की भी शुरुआत करी थी तो हमने ऐसे ही शुरुआत करी थी। फिर हम इस पूरे चैप्टर को पढ़ेंगे। पढ़ने के बाद सेल्फ रेसिटेशन, मतलब आपको खुद से पढ़ना पड़ेगा, सेल्फ स्टडी करना पड़ेगा। और उसके बाद टेस्ट। ये जब 5 प्रोसेस हम यूज करेंगे तो हमारी मेमोरी में ये चीज इनबिल्ट हो जाएगी, लॉन्ग टर्म मेमोरी में। और हो सकता है आज से 10 साल बाद आपको इसकी जरूरत पड़े, आप कोई डिग्री ले रहे हैं, कोई PhD कर रहे हैं, UPSC के एग्जाम्स दे रहे हैं, तब आपको याद आएगा कि अच्छा ह्यूमन मेमोरी का ये भी टेक्निक होता है और इस टेक्निक के हिसाब से हम काम कर सकते हैं, और वहां पर आपको हेल्प करेगा। सो दिस इज हाउ ह्यूमन मेमोरी लुक्स लाइक। लेट्स सी यू ऑन दी अनदर चैप्टर। टिल देन कीप लर्निंग, हैव अ क्लैरिटी।